हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ मोशन इन अ प्लेन। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये दोनों पढ़ा था। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सो एक्सेलरेशन आपने पहले ही इसका डेफिनेशन पढ़ रखा होगा कि एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे डिफाइन किया जाता है एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस तरह से इसे हम डिफाइन करते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी के चेंज को अगर बता रहा है, मतलब एक्सेलरेशन खुद भी एक कैसा क्वांटिटी रहेगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये हमको ध्यान रखना है। इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस तरह से इसे अगर लिखने जाएं तो एक्सेलरेशन सीधे लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। सो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो जो इसका यूनिट होगा, ठीक है, अगर इसका एसआई यूनिट अगर हम लोग लिखें, एसआई यूनिट, तो देखिए ऊपर है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, और चेंज इन वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में ही हम लोग मेजर करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, एंड दैट डिवाइडेड बाय टाइम को भी हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, तो सेकंड। सो दिस विल बिकम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन अगर देखें तो वो हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो आई होप ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पहले से मालूम होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और ये देखते हैं कि जैसे चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी किस किस तरीके से आ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो किन किन तरीकों से किसी ऑब्जेक्ट में आ सकता है, उसे देखते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बेसिकली 3 तरीके से आ सकता है, उसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एक करके। देखिए चेंज इन वेलोसिटी अगर होना है तो पहला चीज तो ये है कि देयर कुड बी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब सिर्फ क्या हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड हो, ये पहली चीज हो गई। दूसरा है चेंज इन डायरेक्शन, सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन से भी वेलोसिटी चेंज हो जाता है, चेंज इन डायरेक्शन, ये हमको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज है चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। जैसे चेंज इन मैग्नीट्यूड की अगर बात की जा रही है तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बॉल है जिसको हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर फेंका है, मतलब सीधे सीधे इसको ऊपर फेंक दिया है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे शुरू में आप इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, शुरू में इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। तो लेट अस से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए शुरू में आपने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो 1 सेकंड बाद आप देखेंगे 40 से वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, फिर 20 से जा रहा होगा, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, वो नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन बराबर जी है, वो है 10 मीटर पर सेकंड, और ये किधर है, डाउनवर्ड है। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। डायरेक्शन देखिए फिक्स है, ये ऊपर ही जा रहा है, हालांकि एक समय बाद ऊपर से जाके नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन एक समय जब ये ऊपर जा रहा है तो उस समय इसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये हो गया चेंज इन मैग्नीट्यूड, और इसका एग्जांपल हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ऐसे केसेस में जो एक्सेलरेशन है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन इस केस में सिंपली क्या हो जाएगा, डी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी अपॉन डी टी, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, खाली यही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जैसे चेंज इन डायरेक्शन कहाँ पे होता है, तो चेंज इन डायरेक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन अगर आप देखें, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सो मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, तो उस केस में जैसे मान लीजिए आप किसी भी एक पॉइंट पर देखें, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अगर है,
सो मान लीजिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। मान लीजिए इसको एग्जांपल लेता हूँ, ये है मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी या जो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गोल गोल घूम रहा है। तो ऐसे केस में इसका जो स्पीड या टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएगा, जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ है, जब यहाँ पहुंचेगा तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो नीचे हो जाएगा। तो ऐसे केस में एक एक्सेलरेशन डिफाइन होता है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से सेंटर की तरफ यूं डिफाइन होगा। तो इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। तो इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है, देखिए इसको आप चाहे ए आर बोल दीजिए या इसी को ए नॉर्मल भी बोला जाता है या इसी को ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको मैं लिख देता हूं सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा देखिए दोनों चीजें भी हो सकती है। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां पर इसकी स्पीड कांस्टेंट थी। अब लास्ट वाले में चलते हैं। मान लीजिए आपका जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस तरह से। अब सर्कुलर पाथ में मूव करने के साथ साथ मान लीजिए इसकी स्पीड भी बढ़ रही है, तो उसमें बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है और इसकी जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी, लेट अस से ये ऊपर के डायरेक्शन में, इस तरह से ये जो वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब इसका जैसे स्पीड था, मान लीजिए एक समय पे था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 हो गया, फिर 30, इस तरह से इसका स्पीड भी बढ़ते जा रहा है। तो चूंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इस वजह से इसमें रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही, जो सेंटर की तरफ होगा। मतलब यहाँ से सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन तो होगा ही, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, AC या AR बोलते हैं। ये तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, AT, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर इस पॉइंट के दोनों एक्सेलरेशन में ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट के दो एक्सेलरेशन होंगे। एक होगा इस डायरेक्शन में AT टेंजेंशियल हो गया, और एक होगा नॉर्मल की डायरेक्शन में इस तरफ, जिसे हमने लिख दिया AR। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा उसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से लिख सकते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये जो हो जाएगा इसका नेट एक्सेलरेशन होगा, A नेट, ठीक है। तो इसमें जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो तो इसी तरह से डिफाइन होगा कि आपका tan A रेडियल या A सेंट्रीपिटल इज v²/r, उस समय जो वेलोसिटी होगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो डिफाइन होगा AT, दैट विल बी d/dt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v। इस तरह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ v या उस समय की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो हमको उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, और इस तरह से हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसी को समझने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। सो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो स्पीड है इस पर्टिकुलर मोमेंट में इसकी स्पीड दी हुई है, लेट अस से इस पर्टिकुलर मोमेंट में इसकी स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो रेडियस है इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमको दिया हुआ है 1 मीटर। इस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड जो है ये कांस्टेंट है,
इसके अलावा आपको दिया हुआ है कि ये जो 2 मीटर पर सेकंड है, ये इसका एक्सेलरेशन भी आपको दिया है, मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड जो है इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, मतलब इसकी स्पीड भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज गिवन टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपको इसमें फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेकंड टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन, ये हमको फाइंड करना है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, इसको सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखने जाएं तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC या AR जिसको हम लोग लिखते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज गिवन एज v²/r, इस तरह से लिखते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में इसका जो v है, वेलोसिटी है, वो है 2, तो 2² डिवाइडेड बाई r है 1, तो ये हो जाएगा 4। और इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो हमेशा किधर रहती है, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो इस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करूँ तो इसका 2 एक्सेलरेशन होगा। देखिए, इसका एक एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ जिसे हम लोग बोलेंगे AT, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने जाएं तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ AT इंटू V कैप, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। ये मैं ऊपर डिस्कस करना भूल गया था। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी से पता चलेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा, और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और वो किधर रहेगा, रेडियस के अपोजिट। मतलब देखिए, यहाँ से अगर मैं रेडियस वेक्टर ड्रॉ करता हूँ इसका, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे रेडियल डायरेक्शन में तो उसको r कैप लिखेंगे। लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, वो r कैप के अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे जो a रेडियल या a सेंट्रीपिटल जो लिखेंगे वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a रेडियल इंटू माइनस r कैप, या इसे लिखा जाएगा माइनस AR इंटू r कैप, इस तरह से। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमने भी कैलकुलेट किया है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से। और पैरेललोग्राम लॉ से ये जो देखिए, ये आपको, ये हमने निकाल लिया कितना, 4, ये था 3, तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये आ जाएगा 5 विच इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन में, और एक्सेलरेशन के और दूसरी चीजें देखते हैं कि एक्सेलरेशन और किस किस तरह से हमारे सामने आ सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में देखिए, सबसे अभी तो हमने देखा कि 3 तरीके से ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर सकता है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता है, सेकंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सकता है, और तीसरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सेलरेशन में और चीजें हमको पढ़नी पड़ती हैं, जैसे सबसे पहला एक्सेलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन ये किस तरह से होगा। सो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं किस तरह से, ए एवरेज ऐसा लिख देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या इसी को लिखा जाता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन किया था जिसको बोलते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। सेकंड हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसे ए इंस्टेंटेनियस हर जगह लिखा नहीं रहता, सिंपली ए वेक्टर लिखा है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही बता रहा है। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखने के लिए करना पड़ेगा हमको, इंटरवल बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए किया था। उसके लिए हम लोग लिख पाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये करेंगे तो सॉरी डेल्टा वी ओवर
इसको लिखना पड़ेगा डेल्टा टी। तो ये जो चीज बन जाती है ये बन जाता है सिंपली डी वी ओवर डी टी। सो दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो एक होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होगा जिसमें देखिए या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, तो उस केस में ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, अगर सर्कुलर मोशन में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है हर जगह उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी हर जगह फिक्स है, आर भी रेडियस सर्कल का फिक्स है, तो हर जगह ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, हर जगह एक्सेलरेशन सेम होगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन सेम क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, तो जैसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो डायरेक्शन नीचे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन राइट साइड में। तो मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, चौथा चीज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने पहले भी पढ़ा है वन डायमेंशनल मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। सो यूनिफॉर्म जहां एक्सेलरेशन है वहां पे मैग्नीट्यूड, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल कौन सा है, जैसे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड में आपने एक प्रोजेक्टाइल ऊपर फेंक दिया, तो उसका इस तरह का पाथ वो ट्रैवर्स करता है। ऐसे केस में देखिए हर जगह पार्टिकल जब भी किसी जगह पे, जैसे यहाँ पर है या कहीं पर भी, तो हर समय उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है और वो जी के बराबर है। तो ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हम लोगों को याद होने चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं वो हमको पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होते हैं, मतलब किसी भी जगह आप नहीं लगा सकते, सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ही लगा सकते हैं। तो वो तीनों इक्वेशंस जो होते हैं वो आपको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से दिखनी है वो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए बस। तो जो पहला इक्वेशन है वो तो आपको मालूम ही है, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो ये वेक्टर फॉर्म में बिल्कुल वैसे का वैसा आपको दिखाई देगा। जो दूसरा इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। जो तीसरा वाला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसमें यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, ठीक है। इसको आप चाहें तो यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं, जस्ट इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगा। जैसे इसको क्या करना पड़ेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, मतलब पहले वाले इक्वेशन को इसी के साथ डॉट कर दीजिए, v डॉट वी हो जाएगा, उधर u प्लस ए टी का डॉट u प्लस ए टी हो जाएगा, और फाइनली इसमें जो यू टी और ए टी स्क्वायर वाले टर्म आएंगे उसको सेकंड वाले इक्वेशन से आप लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो ये इक्वेशन फाइनली आ जाएगा। चौथा एक इक्वेशन इसमें पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का इसका फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस ए एन माइनस हाफ। तो आई होप ये इक्वेशन आपको पहले से क्लियर होगा, इस तरह की चीजें आप लोग पहले भी पढ़ते रहे हैं, बस इसमें वेक्टर फॉर्म में है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे a डॉट एस आता है, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। जो एक्सेलरेशन है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग मेनली
यूनिफॉर्मली नहीं, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू बी 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब हमको पता करना है, देखिए हमको फाइंड करना है कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया हुआ है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट्स का मतलब होता है कि t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 में ऑब्जेक्ट कहाँ था, ओरिजिन पर था। तो पहली चीज आपको फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट, हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये एक्चुअली दूसरे पार्ट में फाइंड करना है, पहले पार्ट का दूसरा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये दूसरे पार्ट में फाइंड करना है, हमको पहले पार्ट में फाइंड करना है, पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये फाइंड करना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और साथ ही साथ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ उसमें आपको पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में अगर हमको t बराबर 2 सेकंड पर, है ना, t बराबर 2 सेकंड पर अगर हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर, तो जस्ट क्या करेंगे, देखिए t बराबर 2 पुट करते जाएंगे, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे t बराबर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब आई कैप प्लस 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर जे कैप, ये मीटर्स में दिया हुआ है। सो दिस विल बिकम, ये 8 हो जाएगा, 8 दूने 16 आई कैप प्लस 2 दूने 4 4 दिया 12 जे कैप, ये मीटर्स में हो जाएगा। सो दिस विल बी पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अगर आप देखेंगे t बराबर 0 पे अगर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, t बराबर 0 पे, तो पोजीशन वेक्टर होगा 0 i प्लस 0 j, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है। वैसे भी t बराबर 0 पुट करेंगे तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसी में अगर हम वेलोसिटी निकालें t बराबर 2 सेकंड पर, सो ये तो हो गया पोजीशन। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये होता है dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dr बाई dt निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा d बाई dt ऑफ, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस विल बी 2t क्यूब आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो इसे अगर डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी हमें मिलने वाला है, देखिए इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा और t टू द पावर होगा 3 माइनस 1 विच इज 2 आई कैप प्लस 3, अगेन यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t जे कैप। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 3 2s are 6 t स्क्वायर आई कैप प्लस 3 2s are 6 t जे कैप। तो अगर हमें पूछा गया था क्या, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड, तो वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड अगर लिखने जाएं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, t की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर आई कैप प्लस 6 इंटू 2 जे कैप। सो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 6 24 आई कैप प्लस 6 दूनी 12 जे कैप। तो ये होगा मीटर पर सेकंड में। तो जो आंसर है उनको मैं लाल कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर, ये पहला आंसर था। उसके बाद ये था वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक्सेलरेशन अगर निकालने जाएं t बराबर 2 सेकंड पर,
सो एक्सेलरेशन होता है, देखिए एक्सेलरेशन को लिखा जाता है डी वी बाई डी टी। सो डी वी बाई डी टी करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी का फंक्शन हमने पहले निकाल के रखा है, ये वाला फंक्शन है, इट इज 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t जे कैप। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, देखिए 6 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 6 अगेन बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी जस्ट 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा जे कैप। सो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा 12t आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख पाएंगे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। So this will be 24 I cap plus 6 G cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो चीजें हमने निकाल ली, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन। तो एक बार हमने इसमें नजर डालते हैं हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे निकाली। हमने निकाला इंस्टेंट मतलब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन होगी, उस समय उसकी ये वेलोसिटी होगी और ये उसका एक्सेलरेशन होगा। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन, है ना, मतलब अब आपको एक इंटरवल में बात हो रही है, मतलब इस इंटरवल में t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 सेकंड तक, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उस वजह से उस इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई या और उस इंटरवल में उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो इसे हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज उसका पोजीशन वेक्टर किस तरह से चेंज हुआ, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं, देखिए सेकंड पार्ट में हमको निकालना था डेल्टा आर। हम लोग बात कर रहे हैं फॉर इंटरवल t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। सो देखिए अगर हम लोग बात करें पोजीशन वेक्टर की तो t बराबर 0 पर पोजीशन वेक्टर क्या था, t बराबर 0 पे जस्ट ये क्या था 0,0 था और t बराबर 2 पे हमने निकाल के रखा है, t बराबर 2 पे कितना था, ये t बराबर 2 पर ये है 16i प्लस 12j। इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ये यहाँ पर है 16i, यहाँ पर ये है 16i प्लस 12j। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये इनिशियल वेक्टर हो गया और ये हो गया फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल। सो डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल तो वैसे ही 0 है तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16i प्लस 12j, ये हो जाएगा मीटर्स में। सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट फॉर द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में दूसरे पार्ट में चलें, अगर हमको निकालना था क्या, हमें निकालना था इसी में दूसरा हमको निकालना था एवरेज वेलोसिटी, हमें निकालना था एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से। सो डेल्टा आर हमने अभी भी निकाला है, इट इज 16i प्लस 12j एंड दैट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना था, 2 सेकंड की बात हो रही है, 0 से 2 जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 8i प्लस 6j। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सो दिस विल बी आंसर फॉर एवरेज वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं, देखिए एवरेज कितना है 8i प्लस 6j आया है, जबकि जो इंस्टेंटेनियस आया था उसे मैं दिखा सकता हूँ। इंस्टेंटेनियस कितना आया था, इंस्टेंटेनियस आया था, देखिए इंस्टेंटेनियस यहाँ पे आया हुआ है 24i प्लस 12j, है ना, जबकि आपका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 8i प्लस 6j। इसी में अगर हम लोग निकालें एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालना है उस इंटरवल के लिए तो एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से। सो डेल्टा वी
निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मतलब वेलोसिटी एट कितना निकालना पड़ेगा हमको, t बराबर 2, और माइनस वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा एट t बराबर 0। सो एंड दैट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डेल्टा t। सो वेलोसिटी एट t बराबर 2, तो यहाँ पे हमने पहले ही निकाल के रखा है। देखिए वेलोसिटी एट t बराबर 2 हमने कितना निकाला है, इट इज 24i प्लस 12j। तो इसे यहाँ पुट करता हूँ, ये हमने निकाल के रखा है 24i प्लस 12j माइनस, और फिर नीचे डिवाइडेड बाय क्या करना है, टाइम करना है मुझे, विच इज 2। सो माइनस में ये वेलोसिटी एट t बराबर 0 कितना होगा उसे भी देख लेते हैं। देखिए वेलोसिटी का फंक्शन क्या आया था, वेलोसिटी का फंक्शन आया था 6t स्क्वायर i प्लस 6tj। तो इस फंक्शन में अगर आप t बराबर 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0। सो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा 24 माइनस 2 इट इज 12i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप इस एग्जांपल से आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की क्लैरिटी मिली होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको लिखते हैं ROC। सो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेनली मैथ्स वालों के लिए है ना, नीट वाले इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में पाथ लेंथ का भी फॉर्मूला पढ़ा था। सो जो पाथ लेंथ का भी जो फॉर्मूला होता है, तो पाथ लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है उसे मैं लिख देता हूँ। पाथ लेंथ का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx, ये जो फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला भी जो हमारे जेई मेंस और एडवांस वाले बंदे हैं वो इसको पढ़ेंगे, नीट वाले इसको छोड़ सकते हैं। उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जितना समझ में आया ठीक है, बाकी जो मेंस और एडवांस वाले हैं उनके लिए जरूरी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो कॉन्सेप्ट है उससे मैं बताता हूँ सबसे पहले। तो मान लीजिए कोई भी जो पार्टिकल है ना, वो इस तरह से किसी पाथ में मूव कर रहा होगा। तो जब ये किसी पाथ में मूव कर रहा है तो जैसे अलग अलग जगह पे बताएं, जैसे इस पर्टिकुलर मोमेंट में इसकी जो वेलोसिटी होगी ये इस डायरेक्शन में होगी टेंजेंशियल, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो क्या होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के बजाय किसी कर्व में मूव करता है तो कर्वेचर की वजह से अलग अलग जगह में जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आ जाता है और उस वजह से एक नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। और हमें पहले से मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC या A नॉर्मल, वो होता है v स्क्वायर बाई r। तो अगर आपको उस पॉइंट पर v पता है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए, वहां उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है उसे भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है ना, तो जैसे ये एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इस तरह से। तो एक्चुअल में क्या होगा कि उस पॉइंट पर आसपास दो चार और पॉइंट मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा आर्क बना सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल वहां पे बनाया जा सकता है। मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि उस छोटे से इंटरवल में, जैसे एक बहुत ही छोटा अगर वहां पर इंटरवल लें dt अमाउंट का, तो उसमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा ऑब्जेक्ट ds। तो हम मानेंगे कि उस छोटे से इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने जो छोटा सा पाथ चला है वो पाथ एक बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है और उसी सर्कल का जो रेडियस होगा, ये जो उसका रेडियस होगा उस सर्कल का, यही हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमको इस पाथ का इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, तो उससे हम लोग ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं दो एक्सिस बना लेता हूँ इस तरह से, x और y एक्सिस, और यहाँ पे ये कोई एक पार्टिकल
इस तरह से लेटर से मूव कर रहा होगा, मान लीजिए इस तरह से ये मूव कर रहा है। इस तरह से जब ये मूव कर रहा है सो किसी भी एक पॉइंट पर, लेटर से ये कोई एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो इस पॉइंट पर अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दूसरा पॉइंट बनाता हूँ, लेटर से इस पॉइंट पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर इसका सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, जो इसका हिस्सा होगा। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये इस छोटे से इस सर्कल का हिस्सा है, मान लीजिए इस सर्कल का वो हिस्सा है, ठीक है। तो पार्टिकल तो इस रेड वाले पाथ में मूव कर रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वही हमको फाइंड करना है। मान लीजिए इस पॉइंट से वो मूव कर रहा है, तो ये है उसका रेडियस जो हमको फाइंड करना है, दिस रेडियस। अब क्या होगा, देखिए जब पार्टिकल यहाँ पर है तो लेटर से इसका कोऑर्डिनेट है x, y, है ना। x, y जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर इसका जो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है लेटर से v, तो थोड़े टाइम बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा मूव कर जाएगा और थोड़ा सा मूव करने के बाद इसका पोजीशन लेटर से d थीटा से यहाँ पे चेंज होता है इस तरह से। तो ये थोड़े टाइम बाद मूव करके यहाँ पहुंच गया। सो दैट ये जो एंगल है, ये एंगल इसने चल लिया कितना, डी थीटा एंगल इसने चला। डी थीटा एंगल चलने में ये कुछ क्या चला होगा, कुछ ये आर्क लेंथ भी चल गया। तो लेट अस से दिस आर्क लेंथ इज ds। तो ये इनिशियल जो पोजीशन था ये था x, y, तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस dx, y प्लस dy, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा जो आर्क लेंथ चला उसे हमने बोल दिया ds आर्क लेंथ चल गया ये, और पहले x, y पे था और फाइनली हो गया x प्लस dx, y प्लस dy, और इस समय इसकी स्पीड जो है वो v है। सो हम ये मान के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मान लीजिए यहाँ पे टाइम t था, यहाँ पे dt था टाइम, तो ये जो आर्क लेंथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस आर्क लेंथ को रेडियस और डी थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आर्क लेंथ होगा ds, इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ पहले, कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक, अगर मैं इस आर्क लेंथ को थोड़ा बड़ा करके देखूँ, तो आर्क लेंथ चूंकि बहुत ही छोटी चीज है, इस तरह से, तो मान लीजिए ये है आर्क लेंथ। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x, y, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए x प्लस dx, y प्लस dy। तो इसे हम किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम पाएंगे कि देखिए ये जो टोटल लेंथ होगी, दिस लेंथ विल बी dx, ये लेंथ होगा dx, और ये लेंथ हो जाएगा dy, और ये लेंथ हो जाएगा ds। ये हमको समझना है। और इसके बाद ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ज्वाइन करूँ इस तरह से, तो ये एंगल जो है, ये एंगल ही क्या है हमारा, यही एंगल है डी थीटा। तो इसको मैंने यहाँ पे काफी थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो चूंकि ये ds हमने बनाने के लिए ऐसे बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन है ये बहुत छोटा होने की वजह से इस आर्क, एक्चुअली ये आर्क का हिस्सा है, लेकिन चूंकि बहुत छोटा है इसलिए उसको हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया है। तो अगर ये रेडियस है r जो हमको फाइंड करना है, तो ds को लिखा जा सकता है r d थीटा, ये हमको ध्यान रखना है। सो ds को लिखा जा सकता है r d थीटा, और यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाल सकते हैं किससे, ds बाई डी थीटा से। अब यहाँ पे देखिए ds को क्या लिखा जा सकता है इस ट्रायंगल में,
है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे, देखिए डी एस को हम लोग लिख सकते हैं, डी एस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इस ट्रायंगल से ये लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो इस चीज को अगर यहाँ पे प्लग करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी रिटन एज अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी थीटा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन अभी ध्यान रखना है। अब ये डी थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या चीज कर सकते हैं वो देखते हैं। सो इस ट्रायंगल में एक इस सर्कल में अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ, देखिए ये वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। सो ये जो एंगल होगा, लेट अस से ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा था, वही चेंज होके बाद में क्या हुआ, थीटा प्लस डी थीटा हो गया होगा। और यहां से अगर मैं अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, यहां से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो देखिए ये अगर थीटा था तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ध्यान से देखिए, अगर हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरह से एक टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल, देखिए ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था, तो ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री रहेंगे टू ईच अदर। तो अगेन ये एंगल क्या मिलेगा आपको, ये एंगल अगेन थीटा मिलेगा, और उसकी वजह से ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से डी थीटा का रिलेशन को निकाल पाएंगे। और यहां से सबसे पहली चीज हम लोग लिख पाएंगे, वी कैन राइट tan थीटा जो कि स्लोप है, एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन है, तो इन्हीं तीनों को मिलाकर, है ना। इक्वेशन 1 क्या था, रेडियस इज इक्वल टू डी एस बाई डी थीटा, क्योंकि हम लोग डी एस का लिख सकते हैं आर डी थीटा। जो ds था उसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से इस तरह से लिख लिया, और फाइनली इस ds वाली वैल्यू को यहाँ पे डाला, तो रेडियस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस ds विच इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, दैट डिवाइडेड बाई डी थीटा। और डी थीटा को पिक्चर में लाने के लिए हमने यहाँ पर स्लोप का सहारा लिया, मतलब tan थीटा को हमने लिख लिया डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करते हैं, 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशन से हमारा आंसर आने वाला है। तो इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 जो था, इससे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू d, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा, और अगेन चूंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो चेन रूल लगेगा, और ये एक और टर्म आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा को अगेन क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे tan थीटा मालूम है, tan थीटा को डी वाई बाई डी एक्स वापस से पुट किया जा सकता है। और देखिए ये इक्वेशन जो 2 था उसको, उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये इस वाली इक्वेशन को हमको इसमें फिट करना है, तो इक्वेशन 2 में मैं dx को कॉमन लेता हूँ। तो dx कॉमन लेंगे तो क्या होगा, r बराबर dx कॉमन लेंगे तो ये dx का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये बाहर हो जाएगा dx, डी थीटा यहाँ पर था ही, दैट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये होगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यहां से हम लोग dx बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। देखिए dx बाई डी थीटा यहां से क्या होगा, dx बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा को यहां से लिखा जा सकता है 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इस वाली वैल्यू को फाइनली यहाँ पे पुट करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनली आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा है डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस विल बिकम dy by dx whole square and that divided by d square y by dx square that into under root of 1 plus dy by dx का whole square। तो आप देख सकते हैं ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है और ये पावर 1 है, तो 1 और हाफ जोड़ के क्या हो जाएगा 3/2। सो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा ये होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का पावर 3/2 एंड दैट डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ पार्टिकल। सो यहीं पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन।